तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लीज फाइनेंस के बारे में पढ़ते हैं कि लीज फाइनेंस क्या होता है, उसके बाद हम हायर परचेज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, लीज का मतलब होता है रेंट। ये हमारा बिल्कुल रेंट के तरीके से ही होता है, ठीक है। अब लीज को हम एक एग्जाम्पल के मीडियम से यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है। जो ए पर्सन है वो अपना बिजनेस करता है और बिजनेस को चलाने के लिए उसको 10 कारों की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। और जो बी पर्सन है वो कार का डीलर है। क्या है यहाँ पर? कार डीलर है, जो कि कार में डील करता है, कार को खरीदता है और बेचता है, ठीक है। तो ए पर्सन बी पर्सन के पास अप्रोच करता है और उसे कहता है कि मुझे इस मॉडल की 10 कारें जो है चाहिए, ठीक है। तो बी यहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट करता है और ए पर्सन को कहता है कि ये जो 10 कार आप खरीदोगे ना, इसकी जो टोटल कॉस्ट आएगी आपको कितनी आएगी? 60 लाख रुपीज। कितनी आएगी? 60 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर ए पर्सन अपना फाइनेंस देखता है कि उसके पास फाइनेंस कितना अवेलेबल है। तो इसने देखा कि इसके पास फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना 30 लाख का ही फाइनेंस है, पर इसको कारों की जरूरत है 10, ठीक है। तो इसीलिए इसको परचेज नहीं कर सकता। तो इसलिए ए पर्सन बी के पर्सन के पास जाता है, उसे कहता है देखो भाई, मेरे पास इन कारों को खरीदने के लिए फाइनेंस नहीं है, पर मुझे क्योंकि इसकी जरूरत है, तो आप एक काम करो, मुझे ये जो कार्स है ना, एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, जैसे कि मान लो 5 सालों के लिए यूज करने के लिए दे दो, सिर्फ यूज करने के लिए मुझे दे दो, ठीक है। आप इसकी मैं आपसे इसको परचेज नहीं करूंगा, इसकी ऑनरशिप आपके पास ही रहेगी। बदले में देखो, मैं हर साल आपको क्या करूंगा, यहाँ पर 10 लाख रुपीज जो है पे कर दूंगा, ठीक है। एक फीस जो है बदले में मैं आपको यहाँ पर पे कर दूंगा। बी मान जाता है, ठीक है। बी मान जाता है और इसको 10 कारें दे देता है। अब देखो, इस केस में कारों के ऊपर ऑनरशिप किसकी है? बी की, इसकी नहीं है। ये सिर्फ इसको यूज कर रहा है। जैसे रेंट में होता है ना, हम एक रूम ले लेते हैं, है ना, तो सिर्फ हम उसमें रहते हैं, उसको यूज करते हैं, पर उसको हम बेच नहीं सकते क्योंकि हमारी उसके ऊपर ऑनरशिप नहीं होती है। तो ऐसे ही लीज में भी हम यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेते हैं यूज करने के लिए सिर्फ, ठीक है। और जैसे ही वो पीरियड खत्म हो जाता है, हम उस प्रॉपर्टी को वापस कर दें, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, इनके दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ ना, एग्रीमेंट देखो क्या हुआ कि ये पर्सन अपनी जो कार है, जो उसकी एसेट है, उसको यूज करने के लिए देगा किसको? ए पर्सन को। बदले में ए पर्सन यहाँ पर एक फीस पे करेगा, जो कि हमारा यहाँ पर 10 लाख रुपीज का है, ठीक है, इसको, क्योंकि वो एसेट को यूज कर रहा है। क्लियर आपको? अब ये जो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? लीज। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? लीज का एग्रीमेंट। क्लियर है आपको? क्लियर है? तो लीज एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन की कोई एसेट को यूज करने के लिए लेता है एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए, और उसके ऊपर वो जो है हर साल कुछ ना कुछ पेमेंट जो है उसको देता रहता है। क्लियर है? तो यहां पर देखो, लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पर्सन के बीच में, जिसमें एक पार्टी एग्री करती है, अलाउ करती है कि वो प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए सामने वाली पार्टी को देती है, ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स होता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सामने वाली पार्टी ने अगर यूज करने के लिए दे दिया तो वो सारी जिंदगी उस एसेट को यूज करता रहेगा। ऐसा नहीं है, एक फिक्स टाइम पीरियड पहले ही फिक्स कर दिया जाएगा कि 5 सालों के लिए यूज करने के लिए यहाँ पर दे रहा हूं, ठीक है। बदले में एक पेमेंट यहाँ पर रिसीव होगी किसको? जिसने यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए दिया है। क्लियर है आपको? क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अब ये जो लीजिंग होती है, ठीक है, ये लीजिंग होती है वो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के लिए हो सकती है। जैसे कि लैंड की लीजिंग हो सकती है, हम किसी से लैंड किराए पे ले रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी बिल्डिंग, या फिर कोई हमने एनिमल है उसको यहाँ पर जो है लीज करवाया है, या फिर इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में आप लोग को पता है मशीनरी की जरूरत होती है और मशीनरी काफी महंगी होती है। तो उस केस में इतना फाइनेंस होता नहीं है कंपनी के पास कि वो परचेज कर सके, तो वो लीजिंग की हेल्प से जो है मशीनरी को अपने पास ले आती है और उसको यूज कर सकती है। तो किसी भी तरह की प्रॉपर्टी का यहाँ पे लीजिंग हो सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है? इंपॉर्टेंट टर्म्स इन लीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब कुछ टर्म्स हैं जो कि बार बार जो है किसी भी लीज के एग्रीमेंट में यूज की जाती है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो क्या है? लेसर। अब लेसर देखो कौन होता है? जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए दे रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी का जो ऑनर है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? लेसर। जैसे एग्जांपल में हमारा क्या था? एक ए था, बी था। बी कौन था? जो अपनी प्रॉपर्टी यानी कि कार्स को यूज करने के लिए दे रहा है, तो बी कौन है? हमारा लेसर है। उसके बाद नेक्स्ट वो क्या है? लेसी। लेसी वो पर्सन है जो कि प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए मांग रहा है, यानी कि जिसके पास राइट है कि वो जो है प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, ठीक है। तो इस केस में लेसी कौन हुआ? हमारा ए पर्सन हुआ। नेक्स्ट देखो क्या है? लीज रेंटल। अब दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि ये प्रॉपर्टी को यूज करेगा, बदले में एक पेमेंट पे करेगा। अब ये जो पेमेंट पे करता है कितना था? हमारा 10 लाख रुपए का। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? लीज रेंटल। तो जो एग्रीड पेमेंट होती है ना, ठीक है, जब भी कोई पर्सन किसी एसेट को यूज करता है, उसके बदले में जो एग्रीड पेमेंट वो पे करता है, उसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? लीज रेंटल। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, फीचर्स ऑफ लीज, ठीक है। अब हमारा जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके फीचर्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला फीचर देखो यहाँ पर, ये एक लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पर्सन जो है अपनी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए देता है दूसरी पार्टी को, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो गारंटी करता है दोनों पार्टीज को। लेसी को गारंटी करता है कि वो प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, यानी कि एक बार अगर लीज का एग्रीमेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो उस केस में लेसर ये नहीं कह सकता कि तू मेरे एसेट को यूज नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता। एक बार
कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो लेसी के पास राइट आ जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट उसको गारंटी कर रहा है कि आप जो है इस एसेट को यूज कर सकते हो। साथ के साथ लेसर को भी गारंटी कर रहा है, क्या लेसर को गारंटी कर रहा है? रेगुलर पेमेंट, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसके बेस पर लेसर को जो है यहाँ पर रेगुलर पेमेंट जो है रिसीव होगी। दोनों पार्टीज को ये कॉन्ट्रैक्ट जो है गारंटी करता है, दोनों की कुछ ड्यूटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट देखो, ब्रेकिंग अ लीज कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व्स लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि अगर लीज के कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर तोड़ा जाता है किसी भी पार्टी के द्वारा तो वहां पर उसके ऊपर लीगल केस लिया जा सकता है। यानी कि अगर लेसी जो है ना प्रॉपर्टी को जो है लेके भाग जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है, तो उस केस में या फिर वो पेमेंट नहीं करता है तो लेसर जो है इसके ऊपर केस कर सकता है। नेक्स्ट देखो, टाइप्स ऑफ लीजेस। ठीक है, अब ये जो हमारे लीजेस होते हैं वो कई तरह के यहाँ पर होते हैं, तो हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ लीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 116 है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 है, वो यहाँ पर जितने भी लीजेस होंगे उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहला देखो क्या है, ऑपरेटिंग लीज, दूसरा क्या है, फाइनेंस लीज। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 के अकॉर्डिंग जितने भी लीजेस होंगे वो या तो ऑपरेटिंग लीज होगा और या फिर वो फाइनेंस लीज होगा। ठीक है, तो एक एक करके हम यहाँ पर इनको देखते हैं कि आखिर में होते क्या। पहला देखो क्या है, फाइनेंस लीज। ठीक है, अब देखो फाइनेंस लीज की कोई ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ कंडीशंस है, कुछ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर किसी लीज में वो दिख गए तो उसे हम यहाँ पर फाइनेंस लीज जो है मान लेंगे। ठीक है, तो पहली देखो कंडीशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर देखो क्या है, द ओनरशिप ऑफ द एसेट इज ट्रांसफर टू द लेसी बाय द एंड ऑफ द लीज टर्म, यानी कि जो लीज की टर्म थी जैसे ही ओवर हो जाएगी तो जो एसेट की ओनरशिप है वो ट्रांसफर कर दी जाएगी किसको, लेसी को, तो उसे हम फाइनेंस लीज मानेंगे। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ पर ए था और बी था, 5 सालों का यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ, तो यानी कि 5 साल के बाद जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं तो ये जो कार की ऑनरशिप थी, 10 कारों की ऑनरशिप थी, बी किसको ट्रांसफर कर देगा, ए को। किसको ट्रांसफर कर देगा, ए को। तो इस तरह की लीज को हम यहां पर क्या कहेंगे, फाइनेंस लीज। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो, लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द एसेट। ठीक है, अगर यहां पर जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर नहीं हो रही, मतलब अपने आप ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो इस केस में लेसी के पास एक ऑप्शन होता है, लेसी के पास एक ऑप्शन होता है कि वो जो है जब टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा, लेसी की जो टर्म जो हमारी लीज की टर्म है ओवर हो जाएगी, तो उसके पास एक ऑप्शन है कि वो जो है एसेट को परचेज कर सकता है। ठीक है, परचेज कर सकता है एक ऐसे प्राइस पे जो जनरली जो है कम होगा मार्केट प्राइस से। यानी कि जैसे एग्जांपल के मान लो 10 कार्स है, क्या है यहाँ पर 10 कार्स है ना, तो जैसे लीज टर्म ओवर हुआ तो जो ए के पास यहाँ पर ऑप्शन है कि वो जो है इन 10 कारों को बी पर्सन से खरीद सकता है एक ऐसे प्राइस पे जो कि मार्केट प्राइस से जनरली कम हो। क्या हो? जनरली कम हो। यानी कि मान लो मार्केट में इस वक्त कारों की प्राइस जो है वो 5 लाख रुपए है, तो ये जो है इसको मान लो 2 लाख रुपए पे यहां पर खरीद सकता है। तो ऐसे लीज को, अगर ये टर्म एंड कंडीशन है लीज में, तो उसे भी हम फाइनेंस लीज ही मानेंगे। नेक्स्ट देखो हमारा, द लीज टर्म इज फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी एसेट हो उसकी एक इकोनॉमिक लाइफ होती है, यानी कि एक टाइम पीरियड होता है जब तक वो एसेट जो है अच्छे तरीके से काम करेगी, उसके बाद जो है वो यूजलेस हो जाएगी। जैसे कि मान लो अगर आप यहाँ पर कोई भी कार खरीदते हो तो उसकी एक टाइम पीरियड है, ठीक है, कि उस कार उस टाइम पीरियड तक अच्छा काम करेगी, जैसे कि 10 साल 15 साल, उसके बाद क्या है वो कार बिल्कुल खटारा हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं, चलने लायक नहीं होगी, उसको हमें कबाड़ में बेचना होगा। अगर कोई यहाँ पर लीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें जो है एसेट की मेजर इकोनॉमिक लाइफ को जो है यूज किया जाता है, यानी कि मान लो अगर ये कार की जो मेजर लाइफ है वो कितनी है, 10 साल है, कितना 10 साल, और जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है लीज का, वो हो रहा है 8 सालों के लिए, यानी कि जो लेसी है वो 8 सालों के लिए इस एसेट को यूज करेगा। तो आप देख सकते हो कि जो मेजर इकोनॉमिक लाइफ है एसेट की वो लेसी यूज कर रहा है, तो ऐसे एग्रीमेंट को भी हम यहाँ पर क्या कहेंगे, फाइनेंस लीज। क्लियर है आपको? नेक्स्ट देखो यहाँ पर, लीज एसेट इज सच ऑफ अ स्पेशलाइज्ड नेचर, यानी कि अगर कोई ऐसी एसेट है जो कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज की जाती है, स्पेशलाइज्ड नेचर की है, तो उसे भी हम फाइनेंस लीज ही कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो एक यहाँ पर मशीनरी है, ठीक है, एक मशीनरी है जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ जो है कार बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? कार बनाने के लिए किया जाता है। इसकी एक स्पेशलाइज्ड नेचर है, इस मशीनरी को आप जो है किसी और काम के लिए यूज नहीं कर सकते। तो जब ऐसी किसी एसेट का यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होता है लीज का, तो उसे भी हम फाइनेंस लीज की कैटेगरी में ही ले आते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर, ट्रांसफरिंग द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ ऑनरशिप ऑफ टू द एसेट टू द लेसी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, तो आप लोग को पता है कोई भी एसेट हो, ठीक है, कोई भी एसेट हो उसके साथ कुछ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स होते हैं। यानी कि मान लो यहाँ पर कार है, हो सकता है इस कार की जो वैल्यू है वो आगे चलकर जो है कम हो जाए,
ये क्या है, रिस्क है, लॉस होने का रिस्क है। ऐसा भी हो सकता है इसकी कार की जो वैल्यू है मार्केट में वो ज्यादा हो जाए, इसका जो प्राइस है ज्यादा हो जाए, जिससे यहाँ पर एक रिवॉर्ड भी यहाँ पर मिलेगा। तो कोई भी ऐसा लीज का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो लेसी को ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि अगर एक बार लेसर ने यहाँ पर कार यूज करने के लिए दे दी तो जो भी यहाँ पर रिस्क होगा, जो भी यहाँ पर रिवॉर्ड होगा, वो लेसी ही बियर करेगा, लेसी को ही यहाँ पर मिलेगा। अगर वैल्यू ज्यादा हुई तो उसका बेनिफिट भी लेसी को मिलेगा, और अगर वैल्यू कम हो गई तो उसका जो लॉस है वो भी यहाँ पर लेसी को ही उठाना पड़ेगा। तो ऐसे को भी हम यहाँ पर फाइनेंस लीज ही कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर लेसी हैज अ राइट टू कैंसिल द लीज, ठीक है, यानी कि कोई भी ऐसा लीज का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लेसी के पास एक राइट होता है कि वो जो है किसी भी टाइम जो लीज का कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर सके, यानी कि अब वो कहे कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आप फॉलो नहीं करना है, अब आप अपनी कार को जो है यहाँ पर वापस ले जाए, ठीक है। तो राइट तो है, पर एक कंडीशन भी होती है कि इस कैंसिलेशन की वजह से अगर किसी भी तरह का लॉस होता है लेसर को, तो उस सारे लॉस की भरपाई कौन करेगा, हमारा लेसी ही करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो लेसी हैज अ राइट टू कंटिन्यू लीज फॉर अ सेकेंडरी पीरियड, यानी कि जो हमारा फिक्स पीरियड था जैसे 5 साल था, ठीक है, तो इसके बाद भी लेसी के पास एक राइट होता है कि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए यहाँ पर जो है उसको रेंट पे ले सकता है। यानी कि देखो आप लोगों को पता है ना, लीज के एग्रीमेंट में क्या है कि टाइम पीरियड हुआ तो इसके बाद या तो वापस कर देंगे या फिर उसको खरीद लेंगे, पर फाइनेंस लीज में एक कंडीशन होती है कि लेसी के पास राइट है कि वो जो है इस पीरियड के बाद भी उसको कुछ टाइम के लिए जो है यहाँ पर अपने पास एज अ रेंट, मतलब उसको रेंट पे ले सकता है। क्लियर है। तो वो भी हमारा क्या होता है यहाँ पर फाइनेंस लीज है। तो कोई भी लीज का कॉन्ट्रैक्ट हो जिसमें ये सारी जो कंडीशन हमने पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, वो अगर आपको दिखती है तो वो हमारी कहलाती है फाइनेंस लीज। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, ऑपरेटिंग लीज। अब सिंपल सा ऑपरेटिंग लीज है, अगर कोई लीज का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें जो हमने अभी अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं वो अगर ना हो तो उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग लीज, यानी कि कोई भी ऐसी लीज जो कि फाइनेंस लीज नहीं है वो हमारी कहलाती है ऑपरेटिंग लीज। तो यहाँ पर एक लिखा हुआ है देखो, operating lease if it does not transfer substantially all the risk and rewards incidental to ownership of an underlying asset। तो इसमें सिंपली बोल रहा है कि अगर किसी केस में जो एसेट के साथ जो रिस्क एंड रिवॉर्ड जुड़ा है वो लेसर के पास ही रहता है, ठीक है, यानी कि वो लेसी को ट्रांसफर नहीं किया जाता, तो वो हमारा कहलाता है यहाँ पर ऑपरेटिंग लीज। आपको याद रखना है कि कोई भी ऐसी लीज जो कि फाइनेंस लीज नहीं है वो हमारी ऑपरेटिंग लीज ही होती है। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पे टाइप्स ऑफ लीज बेस्ड ऑन अदर क्राइटेरिया। तो अभी हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 के अकॉर्डिंग हम जो है लीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो या तो वो फाइनेंस लीज की तरह उसको ट्रीट करेंगे या फिर ऑपरेटिंग लीज की, पर हम अदर क्राइटेरिया के बेस पे भी यहाँ पर जो है लीज को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उसकी टाइप्स जो है वो बना सकते हैं। तो उस अदर क्राइटेरिया के बेस पे जो पहली टाइप है वो हमारी क्या है यहाँ पर, लीवरेज लीज, ठीक है। अभी लीवरेज लीज क्या होती है, तो जनरली देखो लीज के कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती है, एक ए और बी, ठीक है। एक वो होता है जो एसेट को लेता है लीज पे और दूसरा एसेट को देता है, ठीक है। पर जो लीवरेज लीज है ना, इसमें एक तीसरी पार्टी भी होती है। इसमें क्या होता है जनरली देखो, जो लेसर होता है, एक लेसर होता है, ये तो फिक्स है, ये लेसी है, ठीक है। ये कौन है, लेसर है जो कि एसेट को देगा यूज करने के लिए, और ये जो है हमारा लेसी है जो कि एसेट को यहाँ पर लेगा यूज करने के लिए, ठीक है। अब ये तीसरा पर्सन कौन होता है, ये तीसरा पर्सन होता है लेंडर, ठीक है। इस केस में देखो क्या होता है, एसेट जो लेसर होता है वो क्या करता है, सिंपली जब भी ये आता है इसके पास, ठीक है, ये कहता है कि मुझे यहाँ पर एसेट चाहिए, तो इसके पास एसेट तब होती नहीं है, तो ये क्या करता है, इसी पर्सन से जो कि लेंडर है उससे क्या करता है, बोरो करता है, लोन लेता है, ठीक है, और उस लोन के पैसे से जो है एसेट को खरीदता है और फिर इस एसेट को जो है लेसी को देता है। यानी कि कोई भी ऐसी लीज जिसमें जो लेसर है वो एसेट को खरीदने के लिए किसी तीसरे पर्सन से जो है लोन लेता है और उस लोन के पैसे से एसेट खरीद के फिर लेसी को यूज करने के लिए देता है, तो वो हमारा कहलाता है लीवरेज लीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी मेनली तीन पार्टीज होती है, तो इसके ऊपर एमसीक्यू बन सकता है कि कौन सी ऐसी लीज है जिसमें तीन पार्टीज होती है, तो वो हमारा आंसर रहेगा लीवरेज लीज, ठीक है। एक लेसी, लेसर और एक हमारा यहाँ पर लेंडर जो कि लोन देता है। क्लियर है। तो जब भी इस तरह की लीज में जब भी यहाँ पर रेंटल इनकम रिसीव होती है, यानी कि जो लेसी है फिक्स इनकम रिसीव देता है यहाँ पर, ठीक है, फिक्स पैसा यहाँ पर जो है पे करता है, तो उसको दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है। जो भी लीज रेंटल होता है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। एक पोर्शन जो है लेंडर के पास जाता है, ठीक है, एक जाता है यहाँ पर हमारे लेसर के पास। क्लियर है आपको। तो मान लो अगर 10 लाख रुपए यहाँ पर आई, 10 लाख रुपए में से कुछ पार्ट यहाँ पर मान लो कि 5 लाख रुपए किसके पास चले गए, लेंडर के पास चले गए, और 5 लाख रुपए किसके पास चले गए, यहाँ पर लेसर के पास चले गए। अब लेंडर को पैसा क्यों दिया जा रहा है, तो इससे जो लोन लिया था उसको पूरा करने के, इसका लोन वापस करने के लिए हर साल इसको कुछ कुछ अमाउंट जो है यहाँ पर पे कर दी जाती है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो क्या है, डोमेस्टिक लीज। नाम से पता लग रहा है ऐसा लीज कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सभी पार्टी, लेसर, लेसी, अगर लेंडर है तो लेंडर भी, तो वो सारे जो है इंडिया के ही है, इंडिया में ही रहते हैं, इंडिया के ही रेजिडेंट है, तो वो हमारा कहलाता है यहाँ पर डोमेस्टिक लीज। नेक्स्ट देखो क्या है, इंटरनेशनल लीज।
कोई भी पार्टी, ठीक है, चाहे वो लेसर हो लेसी हो, अगर एक पार्टी जो है इंडिया की है और दूसरी पार्टी किसी अदर कंट्री की है, तो वो हमारी यहाँ पर क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लीज। यानी कि लीज कॉन्ट्रैक्ट में दो जो पार्टीज आपस में मिल रहे हैं वो अलग अलग कंट्री से जो है बिलोंग करते हैं, इनको हम क्रॉस बॉर्डर लीज भी कहते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल लीज को और हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर लीज। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर कैंसिलेबल लीज, ठीक है। अब कैंसिलेबल लीज क्या होता है, तो ये एक ऐसा लीज होता है जिसमें दोनों पार्टीज कभी भी इस लीज को जो है आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कि कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन ज्यादा नहीं होती है, वो आसानी से जो है इसको कैंसिल कर सकते हैं जब भी उनको उनकी इच्छा होती है। नेक्स्ट देखो क्या है, नॉन कैंसिलेबल लीज, ठीक है। तो नॉन कैंसिलेबल लीज ऐसे लीज होते हैं जो कि आसानी से कैंसिल नहीं किए जाते, मतलब लीज इनको कैंसिल किया जा सकता है पर कुछ कंडीशंस अगर पूरी होंगी तभी इसको कैंसिल किया जाता है, अदरवाइज जो है इसको कैंसिल नहीं किया जाता। अब वो कंडीशंस क्या है, सबसे पहले देखो, अगर यहाँ पर कोई रिमोट कंटिजेंसी आ जाती है, मतलब कुछ ऐसी टर्म एंड कंडीशन थी जो कि बहुत जरूरी थी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो उसको यहाँ पर अगर ब्रीच कर दिया जाता है तो उस केस में इसको कैंसिल किया जाता है। या फिर लेसर की परमिशन, जो लेसर अगर वही परमिशन दे दे कि हाँ भाई आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तो उस केस में इसको कैंसिल किया जाता है। या फिर अगर लेसी जो है एक नया लीज का कॉन्ट्रैक्ट कर ले उसी सेम एसेट के लिए लेसर से, तो उस केस में भी इसको जो है कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो क्या है, क्लोज एंडेड लीज, ठीक है। अब ये क्लोज एंडेड लीज क्या होता है, तो ऐसा लीज जिसमें लीज की जब टर्म पूरी होती है, जो एसेट है वो लेसर को ट्रांसफर कर दी जाती है, उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड लीज। जैसे मान लो यहाँ पर A% था, B% था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 10 कारें थी, 5 साल के लिए यहाँ पर यूज की, जैसे ही 5 साल ओवर हुआ तो ये जो 10 कारें हैं वो किसे दे दी जाएंगी, B%, यानी कि लेसर को दी जाएंगी। तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्लोज एंड, ठीक है। इसमें जो लेसी है वो एसेट को परचेज नहीं करता, इसकी ऑनरशिप लेसी को नहीं मिलती है। दूसरा देखो क्या है, ओपन एंडेड लीज, ये बिल्कुल यहाँ पर ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि जो लेसी है, ठीक है, जो हमारा यहाँ पे लेसी है, इसके पास एक ऑप्शन है, इसके पास ऑप्शन है कि वो जो है इस एसेट को जो है लेसर से खरीद सकता है, सिर्फ ऑप्शन है, ऑब्लिगेशन नहीं है। इसका मन हुआ तो ये खरीदेगा, अदरवाइज नहीं खरीदेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, अप फ्रंट लीज, ठीक है। अप फ्रंट लीज क्या होता है, ऐसे लीज जिसमें जो लीज के शुरुआती साल होते हैं उसमें ज्यादा जो है लीज रेंटल डिमांड की जाती है। यानी कि देखो मान लो 5 सालों के लिए यहाँ पर जो है हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, ठीक है, लीज का कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब इसने बोला था कि मैं जो है आपको यहाँ पर 10 लाख रुपए की फिक्स पेमेंट करूंगी, पर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ जिसमें A% ने कहा कि इसके जो पहले 2 साल होंगे उसमें मैं आपको 20-20 लाख, ठीक है, पहले 2 साल जो है उसमें आपको 20-20 लाख, और बाकी की जो 3 साल है उसमें मैं आपको यहाँ पर 5-5 लाख जो है पे करूंगा। तो इस तरह की लीज को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, बैक एंड लीज, जिसमें इनिशियल ईयर में जो लीज रेंटल्स होते हैं वो यहाँ पर सॉरी अप फ्रंट, ठीक है, जिसमें जो है यहाँ पर इनिशियल ईयर में जो हमारी रेंटल इनकम होती है वो यहाँ पर ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू दूसरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, बैक एंड। अब बैक एंड इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे इनिशियल ईयर होते हैं उसमें लीज रेंटल जो है कम होता है, और बाद के सालों में जो है लीज रेंटल बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पर हो सकता है कि पहले 2 साल में वो कहे कि मैं 5-5 लाख रुपए दूंगा, और बाकी की जो 3 साल है उसमें मैं 10-10 लाख रुपए दूंगा। तो ये हमारा क्या होता है यहाँ पर, बैक एंड लीज। नेक्स्ट देखो क्या है, वेट लीज। वेट लीज में देखो क्या होता है, जो लेसर है वो यहाँ पर ऑपरेट करता है इक्विपमेंट को, यानी कि लीज में हमने देखा कि जो लेसर है वो एसेट को यूज करने के लिए दे देता है किसको, लेसी को, ठीक है। अगर बाई चांस किसी भी टाइम जो हमारी एसेट है उसमें खराबी आती है, ठीक है, तो उसको ठीक कौन करवाएगा, जो हमारा यहाँ पर लेसर होता है। अगर वो वेट लीज हुई तो स्टार्टिंग में ही बता दिया जाएगा ना, टर्म एंड कंडीशन दी जाएगी। अगर ये टर्म एंड कंडीशन है कि लेसर ही मशीनरी को, इक्विपमेंट को यहाँ पर ऑपरेट करेगा, तो वो हमारी यहाँ पर क्या कहलाएगी, वेट लीज। तो लेसर इसके लिए इंश्योरेंस लेगा, मेंटेनेंस का जितना भी काम होगा वही करेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, ड्राई लीज। ड्राई लीज इसका ऑपोजिट है। इसमें जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, लेसी की, यानी कि जितना भी काम होगा उसको मेंटेन करने से लेकर इंश्योरेंस करवाने तक वो सारा का सारा कौन परफॉर्म करेगा, लेसी ही परफॉर्म करेगा। तो ये हमारी टाइप्स थी किसकी, लीज की। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, रैशनल फॉर लीजिंग। अब हमें जो है लीजिंग की जरूरत क्यों है, लीजिंग की यहाँ पर इंपॉर्टेंस क्या है वो हम यहाँ पर देखेंगे। पहले देखो क्या है, द बोरोविंग कैपेसिटी इज नॉट रिड्यूस्ड। देखो आप लोगों को पता है कि जब भी कोई कंपनी कोई भी लोन लेती है, ठीक है, हमने देखा कि कंपनी क्या करती है, अगर उसको इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगी, यहाँ पर इक्विपमेंट खरीदने के लिए अगर उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या लेगी, लोन लेगी। क्या लेगी, लोन लेगी, और इस लोन को जो है उसको अपने बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। और जब भी ये फिर से कभी लोन लेने के लिए जाएगी तो सामने वाली पर्सन, पार्टी जो है, इसकी बैलेंस शीट जरूर देखेगी, और उसमें जब ये लोन की अमाउंट देखेगी तो वो कहेगी इसने तो पहले ही बहुत सारा यहाँ पे लोन लिया हुआ है और इसको लोन नहीं देना चाहिए, ठीक है, रिस्की है। तो इस केस में देखो, अगर
कोई जो कंपनी है वो बैंक से लोन लेकर इक्विपमेंट को परचेज करती है तो उससे क्या है कि उसकी जो बोरोविंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो लीज से क्या होता है, लीज में देखो हमें इसको बैलेंस शीट में शो करने की जरूरत नहीं होती, इसको एज अ लोन हमें शो करने की जरूरत नहीं होती, जिससे जो हमारी बोरोविंग कैपेसिटी है वो वैसी की वैसी रहती है, वो कम नहीं होती। अगर हमें बैंक से लोन चाहिए तो ये जो है बैंक नहीं देखेगा, ठीक है, और हमें लोन जो है प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो इससे जो डेट इक्विटी रेशियो होती है यहाँ पर वो यहाँ पर अच्छी बनी रहती है, ज्यादा डेट यहाँ पर शो नहीं होता बैलेंस शीट में। हालांकि इसकी एक एक्सेप्शन भी है, अगर यहाँ पर फाइनेंस लीज है, अगर यहाँ पर फाइनेंस लीज है तो इसको एक लाइबिलिटी की तरह यहाँ पर शो करना जरूरी होगा। लाइबिलिटी का मतलब एक ऑब्लिगेशन है कि इसको फ्यूचर में पेमेंट जो है यहाँ पर करनी है। नेक्स्ट देखो क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फुल फाइनेंस, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर आप यहाँ पर बैंक से लोन लेने जाते हो तो आपको एक मार्जिन रखना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि मान लो आपने यहाँ पर 1 लाख का लोन लिया है, ठीक है, 1 लाख की एसेट का आपने जो है लोन लिया है, 1 लाख के एसेट को गिरवी रख के 1 लाख का लोन लिया है। तो उस केस में देखो जो बैंक है वो क्या करेगा, पूरी वैल्यू आपको नहीं देगा, ठीक है। वो क्या करेगा, इसमें से एक मार्जिन जो है अपने पास रख लेगा, जैसे कि 20,000, और बाकी की जो 80,000 रुपीज है वो आपको यहाँ पर दे देगा। तो इसमें आपको जो है फुल फाइनेंस नहीं मिल पाता, पर इस केस में जो हमारा लीज का कॉन्सेप्ट है उसमें आपको फुल फाइनेंस यहाँ पर मिल जाता है, मतलब कि जितनी कार की वैल्यू है उतना आपको फाइनेंस जो है मिल जाता है, ठीक है। अब एसेट को यूज करने के लिए मिलता है, ठीक है, पैसा तो नहीं मिलता, कैश नहीं मिलता, पर देखो उसको करने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत होती है, तो एक तरह का वो हमें फाइनेंस ही प्रोवाइड करा है, एक तरह का हमने सामने वाले पर्सन से लोन ही लिया होता है, क्योंकि अगर हमें लीज पे नहीं मिलता तो लोन लेके तो हम उसको खरीदते। नेक्स्ट वो है कन्वीनियंस, ठीक है। अब ये कन्वेंस क्या है, तो यहाँ पर देखो किसी एसेट को परचेज करके यूज करना, ठीक है, उससे उसको संभालना, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है एज कंपैरिजन टू अगर आप सिर्फ एसेट को लीज पे ले लो, क्या ले लो, यहाँ पर लीज पे ले लो और उसको यूज करने के बाद उसको जो है लेसर को वापस कर दो, यानी कि बेनिफिट होता है, लीज पे लेने में बेनिफिट होता है एज कंपैरिजन टू परचेज में, क्योंकि परचेज में बहुत सारी यहाँ पर आपको फॉर्मेलिटीज वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है, ऑनरशिप होती है उसके ऊपर, तो कन्वीनियंट रहता है, अच्छा रहता है, ईज ऑफ बिजनेस यहाँ पर रहता है। नेक्स्ट देखो क्या है, अवॉइडिंग रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस, ठीक है। ऑब्सोलेंस का मतलब होता है जब हमारी जो कोई भी मशीनरी या इक्विपमेंट है वो पुरानी हो जाती है, मतलब कि जो हमारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जिसकी वजह से इस मशीनरी का जो यूज है वो खत्म हो चुका है, ये ज्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, इसको ऑपरेट करना ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। तो जब आप यहाँ पर कोई एसेट को परचेज करते हो तो उससे आपकी जो मशीनरी है वो ऑब्सोलीट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका आपके लिए कोई यूज नहीं रह पाता, ठीक है, आप उसको फ्यूचर में यूज नहीं कर पाते, उसका मान लो कि फैशन वगैरह चले गया तो आप उस आपके लिए उसका कोई बेनिफिट नहीं है, वो आपके ऊपर एक बोझ है, और आप जब उसको मार्केट में बेचोगे तो उस पे उसका उतना रेट यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ऑब्सोलेंस का खतरा रहता है जब भी आप किसी एसेट को परचेज करते हो। पर जब आप लीज पे लेते हो तो उसमें ये सारा का सारा रिस्क किसका होता है, हमारा लेसर का होता है, किसका होता है, लेसर का होता है। तो ऑब्सोलेंस का रिस्क जो है वो भी यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखो क्या, टैक्स एडवांटेज मिल जाती है, क्या मिल जाती है यहाँ पर, टैक्स एडवांटेज मिल जाती है। जब भी कोई कंपनी यहाँ पर कोई एसेट को लीज पे लेती है तो वो जो लीज रेंटल पे करती है उसको एक एक्सपेंस शो कर सकती है, और जैसे ही वो उसको एक्सपेंस शो करेगी उसको जो है अपने प्रॉफिट्स में से वो डिडक्ट कर सकती है, ठीक है, और उसके बाद वो टैक्स पे करेगी। तो जितना एक्सपेंस उसने कम किया, ठीक है, जितना एक्सपेंस उसने पे किया उसको वो प्रॉफिट से कम करके बाकी अमाउंट पे जो है उस पर टैक्स पे कर सकते हैं, टैक्स बेनिफिट भी यहाँ पर मिल जाता है। क्लियर है आपको। नेक्स्ट देखो हमारा लेस रिस्ट्रिक्टिव कन्वेनेंस, ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा यहाँ पर कम होती है। जैसे आप अगर किसी लोन लेते हो, किसी बैंक से यहाँ पर लोन लेते हो तो उसमें वो काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि आप इतना ही डिविडेंड पे कर सकते हो, आप इतनी ही अपने बिजनेस की जो है ग्रोथ कर सकते हो। पर जब आप लीजिंग पे लेते हो, कोई लीज पे आपने इक्विपमेंट यहाँ पर लिया तो उसमें ये सारी जो रिस्ट्रिक्शंस होती है वो नहीं होती है, तो इस वजह से जो है हमें बेनिफिट यहाँ पर होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है जो कि हमारे लीज पे इक्विपमेंट लेने पर जो है हमें यहाँ पर फायदा होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारा लीगल एस्पेक्ट ऑफ लीजिंग, ठीक है। अब लीगल एस्पेक्ट का मतलब किसके ऊपर कैसे टैक्सेशन किया जाएगा, ठीक है, वो कैसे किसके अंडर जो है ये आती है, कौन इसको यहाँ पर रेगुलेट करता है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा लीज फाइनेंसिंग है, ठीक है, जो भी हमारा लीज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको रेगुलेट करने के लिए कोई अलग से एक्ट नहीं है, ठीक है। ये जो हमारा आता है वो हमारा बेलमेंट के अंडर ही आता है। जो हमारा लीजिंग का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम एक बेलमेंट के तरीके से ही हम जो है ट्रीट करते हैं। बेलमेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आप में, जिसमें हम अपने सामान को दूसरी पार्टी को कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के
लिए जो है यूज करने के लिए देते हैं। तो ये भी हमारा बेलमेंट के अंडर आता है और इसके ऊपर जो प्रोविजंस अप्लाई होती हैं वो किसकी अप्लाई होती है, हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो बेलमेंट पे जो जो प्रोविजंस अप्लाई होती हैं, ठीक है, वो सारे जो है हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट पे अप्लाई होते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है उसके लिए कोई सेपरेट रेगुलेशन नहीं है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि बेलमेंट पे अप्लाई होते हैं वही जो है इस पे अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट देखो, क्या इस पे आप जीएसटी लगता है या फिर इनकम टैक्स वगैरह यहाँ पे लगता है। तो आप लोगों को पता है कि जो जीएसटी है वो क्या है, हमारा एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पे लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो सप्लाई की डेफिनेशन है, जो यहाँ पर सेक्शन 7 में सीजीएसटी एक्ट की जो सप्लाई की डेफिनेशन है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहले देखो यहाँ पर सेल, ठीक है, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल और लीज। ठीक है, यानी कि जो सप्लाई की डेफिनेशन है हमारी सीजीएसटी एक्ट की उसमें हमारा लीज भी आता है, यानी कि जब भी लीज का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसके ऊपर जो है यहाँ पर टैक्स लगाया जाएगा। क्लियर है आपको? तो लीज के ऊपर पूरे तरीके से हमारा जीएसटी जो है वो लेवी होता है। और जब भी जीएसटी लगाया जाता है तो ये डिफरेंशिएट नहीं करता फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में, मतलब चाहे फाइनेंस लीज हो चाहे ऑपरेटिंग लीज हो उस पर टैक्स जो है वो एक तरीके से ही लगेगा, सेम तरीके से ही लगेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पर जीएसटी रेट्स। ठीक है, जैसे कि आप लोग पता ना कि जीएसटी अलग अलग रेट से जो है लगती है, 5%, 12%। तो जो लीज की ट्रांजेक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस पर कितने रेट पे यहाँ पर टैक्स लगता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो हमारा पहला रेट है नील रेट, यानी कि ये जो हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे उस पर जो है 0% यहाँ पर जीएसटी लगता है। कौन कौन सी, तब सबसे पहले देखो इंडस्ट्रियल प्लॉट्स प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट प्रोवाइड किया हमारे स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन तो उसके ऊपर जीएसटी जो है वो नील रेट लगेगा। इसके अलावा अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी, या फिर अगर कोई यहाँ पर वेकेंट लैंड है तो उसके ऊपर भी जो है नील रेट से टैक्स लगेगा। नेक्स्ट देखो, इसके अलावा ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर पढ़े इंडस्ट्रियल प्लॉट, वेकेंट लैंड, इसके अलावा जो हमारे लीज के ट्रांजेक्शन होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसके ऊपर जो है नॉर्मल रेट से यहाँ पर जो है जीएसटी लगेगा। यानी कि मान लो अगर यहाँ पर एक मशीनरी है, ठीक है, जिसके सेल पर जो है 12% से टैक्स लगता है, तो अगर इसकी लीजिंग भी होगी तो उसके ऊपर भी 12% टैक्स ही लगेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, इनकम टैक्स इम्प्लीकेशन। ठीक है, अब इनकम टैक्स यहाँ पर कैसे लेवी होता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इनकम टैक्स आप लोग को पता है हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, जो लोगों की इनकम पे लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनकम टैक्स भी जीएसटी के तरीके से फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, उनके ऊपर एक ही तरीके से यहाँ पर टैक्स लगाता है। ठीक है, तो अब टैक्स कैसे लगाया जाता है, सबसे पहले देखो डेप्रिसिएशन की बात। ठीक है, डेप्रिसिएशन आप लोगों को पता है जब भी कोई एसेट यहाँ पर लीजिंग के लिए दी जाएगी तो उसको यूज किया जाएगा, यूज करेंगे तो उससे उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर रिड्यूस होगी। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन में इनकम टैक्स क्या कहता है, तो यहाँ पर देखो जो लेसर है, ठीक है, जो यहाँ पर लेसर है वो एलिजिबल होता है, वो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है और वो जो है अपनी इनकम में से डेप्रिसिएशन के अमाउंट को डिडक्ट कर सकता है। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर देखो लीज के कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑनर है वो कौन होता है, हमारा लेसर होता है। ठीक है, तो एसेट के ऊपर ऑनरशिप उसकी है तो जो लॉस होगा वो भी लेसर का ही होगा, जो वैल्यू रिड्यूस होगी। तो इस केस में जो डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है सिर्फ और सिर्फ लेसर ही क्लेम कर सकता है। जो हमारा लेसी है वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, वो किसी भी तरह का डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखो क्या है, लीज रेंटल्स। ठीक है, लीज रेंटल्स जो यहाँ पर फीस पे की जाती है उसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स क्या कहता है, तो यहाँ पर देखो जो भी लीज रेंटल पे की जाती है, ठीक है, जो भी यहाँ पर लीज रेंटल पे की जाती है किसको, हमारे लेसर को, वो लेसर की इनकम मानी जाती है और उसके ऊपर जो है टैक्स लगाया जाता है। इसके ऑपोजिट जो लेसी है उसके लिए वो एक एक्सपेंस होता है लीज रेंटल और वो जो है उसको अपने इनकम में से डिडक्ट कर सकता है। तो ये हमारे कुछ लीगल एस्पेक्ट थे, टैक्सेशन थे जो कि यहाँ पर हमारे लीज कॉन्ट्रैक्ट पे लेवी होते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ लीजिंग एक्टिविटीज, यानी कि जो लीजिंग एक्टिविटीज की जाती हैं उसके रिगार्डिंग कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कौन यहाँ पर लीजिंग की एक्टिविटीज जो है यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पर देखो जनरली जो बैंक्स हैं, बैंक्स जो है वो यहाँ पर लीजिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकती हैं, वो यानी कि वो लीज पे जो है इक्विपमेंट्स वगैरह दे सकती हैं। ठीक है, अगर उसको यहाँ पर आरबीआई से परमिशन मिल जाती है तो ये कंपलसरी है, बैंक बिना आरबीआई परमिशन के लीजिंग एक्टिविटीज को यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर सकता। अब ये जो बैंक लीजिंग एक्टिविटीज करता है उसको वो दो तरीके से कर सकता है, एक है सब्सिडरीज के मीडियम से और एक है डिपार्टमेंट के मीडियम से। यानी कि पहले मीडियम में सब्सिडरी के केस में क्या है कि बैंक क्या करे, एक सेपरेट यहाँ पर अपनी सब्सिडरी कंपनी ओपन करे और वो जो सब्सिडरी कंपनी है वो मेनली जो है लीजिंग एक्टिविटीज यहाँ पर
करें। क्लियर है? तो यहाँ पर जो बैंक है वो सब्सिडरी कंपनी को बना के लीजिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। पर इसकी भी एक कंडीशन होती है कि जो सब्सिडरी कंपनी यहाँ पर बनाई गई है वो प्राइमरली, वो मेनली जो है लीजिंग एक्टिविटीज का ही काम करेंगे। ऐसा ना हो कि वो बनाया उसको जो है लीजिंग एक्टिविटीज के लिए गया था, पर वो काम यहाँ पे लोन बांटने का करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सब्सिडरी कंपनी बनाई वो मेनली यहाँ पर जो है लीजिंग एक्टिविटीज ही परफॉर्म करेगी। दूसरा देखो, वो अपना एक डिपार्टमेंट भी, मतलब जो उसी की कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, उसी में एक डिपार्टमेंट यहाँ पर अलग से बना दे जो कि यहाँ पर लीजिंग एक्टिविटीज को यहाँ पर जो है परफॉर्म करे। क्लियर है? तो बैंक जो है एक डिपार्टमेंट बना के भी यहाँ पर लीजिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। अब देखो, जब भी बैंक डिपार्टमेंट की हेल्प से यहाँ पर लीजिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करता है तो उसे जो है आरबीआई की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसके ऊपर एमसीक्यू मिल सकता है कि किस केस में जो है बैंकों को परमिशन लेने की जरूरत नहीं है लीजिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। तो आंसर आएगा हमारा डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज। अगर बैंक डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट से एक अलग डिपार्टमेंट बना के लीजिंग एक्टिविटीज दे रहा है, फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो उस केस में जो है यहाँ पर आरबीआई से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आरबीआई का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है बैंक्स के द्वारा, उसकी एक रिपोर्ट बना के रेगुलर बेसिस पे आरबीआई को देना जरूरी होता है बैंक के लिए, ताकि आरबीआई को पता लगता रहे कि ये कैसे सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। नेक्स्ट देखो हमारे यहाँ पर प्रूडेंशियल गाइडलाइंस, ठीक है। अब जैसे आरबीआई को यहाँ पर कंट्रोल रखना है, तो समय समय पे जो आरबीआई यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन जो है बनाता रहता है, गाइडलाइंस इशू करता रहता है, जिसको बैंकों को फॉलो करना पड़ता है। अब वो गाइडलाइंस क्या है? सबसे पहले देखो, यहाँ पर लीजिंग प्रोवाइड करने के लिए स्किल्ड पर्सोनल होने जरूरी। जो एम्प्लॉयज रखें जो यहाँ पर एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे वो स्किल्ड होने चाहिए। साथ के साथ यहाँ पर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि बैंकों के पास स्पेस है ही नहीं, अलग से डिपार्टमेंट बनाने की स्पेस है ही नहीं, और वो जो है यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है कि जो ये एक्टिविटीज होंगी उनको बैंकों को लोन के तरीके से ही ट्रीट करना है, लोन के इक्वल ही माना है। जैसे लोन देते वक्त जो बैंक है वो काफी केयरफुल रहती है, रिस्क को एनालाइज करती है, ऐसे ही जब वो लीजिंग करेंगे तो वो जो है प्रॉपर तरीके से की जाएगी, रिस्क को एवेल्युएट करना जरूरी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, एक्सपोजर सीलिंग, ठीक है। एक्सपोजर सीलिंग से आप लोगों को पता है कि बैंक मैक्सिमम कितना अमाउंट यहाँ पर लोन वगैरह दे सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे लोन में एक लिमिट होती है, ऐसी जो हमारा इक्विपमेंट लीजिंग है उसमें भी एक लिमिट होती है कि उससे ज्यादा जो है पैसा बैंक नहीं दे सकते, ठीक है। अब वो लिमिट क्या है? तो यहाँ पर देखो, पहले अगर कोई यहाँ पर सिंगल बोरोवर है, कोई यहाँ पर सिंगल बोरोवर है, इंडिविजुअल है, तो उस केस में 15% ऑफ बैंक कैपिटल फंड, यानी कि बैंक की जो टोटल कैपिटल फंड्स है उसका जो सिर्फ 15% ही जो है यहाँ पर सिंगल बोरोवर को इक्विपमेंट लीजिंग की जा सकती है, लीजिंग में फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सकता है। पर अगर यहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने वाला प्रोजेक्ट है, तो उस केस में इस लिमिट को एक्सटेंड कर दिया गया है। इसको कितना किया है? 20%। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 20% तक बैंक यहाँ पर दे सकती है। नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पर बोरोवर जो है हमारा ग्रुप में, यानी कि कुछ 5-7 लोग इंडिविजुअल मिलकर वो एक साथ आए हैं ग्रुप बना के कि हमें लीजिंग यहाँ पर चाहिए, एक ही लीजिंग की डिमांड करें, तो उस केस में जो लिमिट है वो कितनी हमारी यहाँ पर 40%, यानी कि जो टोटल कैपिटल फंड्स है उसका 40% यहाँ पर बैंक जो है वो लीजिंग कर सकते हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो एक्सटेंड करके 50% किया हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्या है, जो यहाँ पर इनका टोटल एक्सपोजर होना चाहिए, जो भी यहाँ पर लीजिंग करके जो टोटल पैसा ये बांट रहे हैं, ठीक है, जो टोटल पैसा ये लीजिंग में लगा रहे हैं, वो यहाँ पर 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल एडवांसेस है। यानी कि जो उन्होंने टोटल एडवांसेस दिए हुए हैं, लोन्स वगैरह दिए हुए हैं, उसके 10% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। क्लियर आपको? तो ये कुछ प्रूडेंशियल गाइडलाइंस है जो कि यहाँ पर बैंकों को फॉलो करना जरूरी होता है जब भी वो जो है डिपार्टमेंटल यहाँ पर लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ तक हमने जो है लीजिंग का कॉन्सेप्ट जो है पूरा पढ़ लिया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज बता दिए कि आपको यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट हम हायर परचेज के बारे में पढ़ेंगे। फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो हमारा यहाँ पर हायर परचेज। अब ये हायर परचेज क्या होता है? तो सिंपली देखो, हायर परचेज का मतलब है कोई भी सामान किस्तों पे खरीदना, इंस्टॉलमेंट में खरीदना। अब इसको एक एग्जांपल के साथ में समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक ए पर्सन है, इसको बाइक चाहिए थी, इसको बाइक चाहिए थी जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। कितने? 1 लाख रुपए। बी पर्सन इसको बेच रहा है, ठीक है। तो ए पर्सन ने यहाँ पर देखा कि इसके पास अभी के लिए 1 लाख रुपए है ही, इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 30,000 रुपए ही यहाँ पर है, ठीक है। तो ये इसको अभी खरीद नहीं सकता,
तो ये B% को क्या कहता है, B% देखो मेरे पास अभी 1 लाख रुपए तो नहीं है, पर मेरे को ये खरीदने मुझे ये चाहिए, तो एक काम करता हूँ मैं आपको 30,000 रुपीज जो है मैं इसकी आपको डाउन पेमेंट कर देता हूँ, अभी आपको पैसे दे देता हूँ, और बाकी के जो 70,000 है वो मैं आपको जो है मंथली इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा। हर साल हर महीने जो है मैं आपको इसकी कुछ अमाउंट जो है पे करता रहूंगा। तो ये जो एग्रीमेंट होता है इन दोनों के बीच में, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हायर परचेज। ठीक है, अब हायर परचेज में देखो जो ऑनरशिप होती है एसेट की वो इमीडिएटली ट्रांसफर नहीं होती, यानी कि जो A% है चाहे इसने बाइक खरीदी, यहाँ पर बाइक खरीदी और बाइक को लेकर चला गया और उसको यूज भी कर रहा है, पर जो इसकी ऑनरशिप रहेगी वो किसके पास रहेगी, B% के पास। कब किसके पास रहेगी, B% के पास। ठीक है, अब इसकी ऑनरशिप A% के पास कब आएगी, तो जब A% यहाँ पर जो उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है, यानी कि सारा पैसा जब B% को दे देगा तो B% इसकी ऑनरशिप जो है A% को ट्रांसफर कर देगा। तो ये चीज आपने यहाँ ध्यान रखनी है कि जो हमारा हायर परचेज का एग्रीमेंट होता है उसमें जो ऑनरशिप होती है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे की जाती है तब यहाँ पर ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे देखो हायर परचेज इज अरेंजमेंट, ये एक अरेंजमेंट होता है जिसमें बायर के पास ये फैसिलिटी होती है कि वो जो है एसेट का जो परचेज प्राइस है वो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है। ठीक है, अब इसमें जो ऑनरशिप होती है वो कम मिलती है, जब भी यहाँ पर लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो पे कर दी जाती है तब यहाँ पर ऑनरशिप मिल जाती है बायर को। और अगर किसी केस में जो है हमारा यहाँ पर डिफॉल्ट कर देता है, जो बायर है वो डिफॉल्ट कर देता है, वो पेमेंट नहीं देता यानी कि इंस्टॉलमेंट नहीं देता, तो उस केस में जो हमारा यहाँ पर पर्सन है, जो सेलर है, वो यहाँ पर जो है वापस ले सकता है, रिकवर कर सकता है एसेट को। नेक्स्ट देखो प्रोसेस ऑफ हायर परचेज। अब हायर परचेज कैसे की जाता है, तो सबसे पहला स्टेप देखो क्या होता है, यहाँ पे डील होती है, डील होने के बाद एक कैश डाउन पेमेंट की जाती है, यानी कि जो भी टोटल प्राइस है उसका एक फिक्स्ड अमाउंट, मान लो 20 से लेकर 25%, नॉर्मली इतना ही होता है, वो जो है उसी टाइम जो है सेलर को बायर जो है पे कर देता है। उसके बाद जो बाकी का पैसा होता है, बाकी का पैसा होता है वो क्या होता है, मंथली इंस्टॉलमेंट में जो है वो पे करता रहता है। क्लियर है, ये तो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका भी होता है, इसमें क्या होता है कि वो जो बायर है वो क्या करता है कि जो अपना फिक्स डिपॉजिट है, यानी कि बैंक में जो उसने एक फिक्स डिपॉजिट ओपन किया हुआ है उसको जो है यहाँ पर जो हमारा सेलर है उसके पास गिरवी रख देता है। गिरवी रखने के बाद कि बाई चांस अगर वो डिफॉल्ट करेगा तो जो वो पर्सन है, सेलर है, वो यहाँ से जो है पैसा वगैरह रिकवर कर पाए। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउन पेमेंट नहीं की जाती, कोई भी डाउन पेमेंट नहीं की जाती, इसमें सारा का जो सारा पैसा है वो इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में ही पे किया जाता है। दोनों तरीकों में आप डिफरेंस समझ सकते हो, इसमें पहले कुछ पैसा पे करना है पर इसमें कुछ भी पे नहीं करना, सिर्फ अपने एक फिक्स डिपॉजिट जो है वो डिपॉजिट करवा देनी है। और जब भी आप यहाँ पर पैसा दे दोगे, जब भी पैसा यहाँ पर दे दोगे तो यहाँ पर जो FDR की अमाउंट थी और जो भी उस पर इंटरेस्ट अक्रू हुआ होगा वो जो है यहाँ पर वापस आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब भी आप सारा यहाँ पर पैसा पे कर दोगे। और यहाँ पर अगर हायर चाहता है, ठीक है, जो हायर का मतलब जो यहाँ पर जो जिसने इंस्टॉलमेंट पे सामान खरीदा, अगर वो इसको टर्मिनेट करना चाहता है किसी भी पॉइंट पे तो आसानी से उसको जो है टर्मिनेट कर सकता है, बस उसे सेलर को यहाँ पर नोटिस देना जरूरी है। उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा पार्टीज टू अ हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, हमारा हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी हमारे यहाँ पर पार्टीज होती है, तो मेनली हमारी दो पार्टीज होती है, एक हायर वेंडर होता है और एक हायर परचेजर होता है। हायर वेंडर वो है, ठीक है, जो यहाँ पर सेलर है, जो यहाँ पर गुड्स को सेल कर रहा है। हायर परचेजर वो है जो कि यहाँ पर परचेज कर रहा है। ठीक है, तो जो मैंने एग्जांपल ली थी A और B, ए कौन है हमारा यहाँ पर हायर परचेजर और ये कौन है हमारा हायर वेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हायर वेंडर इज अ पर्सन हु डिलीवर्स द गुड्स। ठीक है, जो यहाँ पर गुड्स को डिलीवर करता है, किसको, बायर को, और उस गुड्स को डिलीवर करने की उसकी इंटेंशन क्या है, सेल करने की। ये चीज जरूरी है। ठीक है, अगर किसी को हायर परचेज मानना है तो सिर्फ डिलीवर ऑफ गुड्स नहीं होना चाहिए, डिलीवर ऑफ गुड्स तो यहाँ पर बेलमेंट में भी होता है, डिलीवर ऑफ गुड्स होना चाहिए इस इंटेंशन के साथ कि बाद में इस गुड्स को जो है सेल कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलती है तो उसको ऑनरशिप ट्रांसफर करनी ही पड़ती है हमारे सेलर को, हायर वेंडर को। क्लियर है, अब इसकी ड्यूटीज क्या होती हैं, जो हमारा हायर वेंडर उसकी ड्यूटीज क्या होती हैं। सबसे पहले डिलीवर द गुड्स। देखो जो गुड्स अब हायर परचेज में खरीदी गई है उसको डिलीवर करना इसकी मेन ड्यूटी है। ठीक है, अब डिलीवर करना भी तो वो टाइमली डिलीवर करना है और गुड कंडीशन में। ऐसा ना हो कि हम देख के गए थे पूरा बढ़िया चकाचक था, पर जब आपने यहाँ पे डिलीवर किया, एक तो आपने डिलीवर लेट किया, दूसरा जब डिलीवर किया तो उसके कुछ पुर्जे वगैरह टूटे फूटे थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, टाइमली डिलीवर होना चाहिए और गुड कंडीशन में यहाँ पर डिलीवर होना चाहिए। उसके बाद देखो ट्रू टू द डिस्क्रिप्शन। अब इसका मतलब क्या है कि जो गुड्स यहाँ पर परचेजर ने बोली थी कि मुझे ये बाइक चाहिए तो वही बाइक जो है वो डिलीवर होनी चाहिए। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर हमारी जो है स्प्लेंडर बाइक मांगी गई है तो स्प्लेंडर बाइक भी यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, जो कलर मांगा है वही कलर यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो मस्ट हैव द टाइटल ऑफ गुड्स, यानी कि जो सेलर है, जो गुड्स वो हायर परचेज पे बेच रहा है, ठीक है,
उस पे उसका ओनरशिप होनी चाहिए, यानी कि वो सेलर की गुड्स होनी चाहिए। यानी कि मान लो यहाँ पर जो बी पर्सन है, ये जो बाइक बेच रहा है, ये बाइक बी की होनी कंपलसरी। ऐसा नहीं है कि ये किसी सी पर्सन की बाइक उठा के आपको यहाँ पर हायर परचेज बेच दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइटल किसके पास होना चाहिए? बी पर्सन के पास ही होना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, द हायरर हैज अ, ठीक है, द हायरर हैज अ क्वाइट पोजेशन एंड डेट, यानी कि जो हमारा यहाँ पर परचेजर है उसके पास ये राइट होना चाहिए, यानी कि जो हमारा हायर वेंडर है वो यहाँ पर परचेजर को बोलो कि आपका जब भी मन करे ना कि आपको ये नहीं कंटिन्यू करना है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो। तो ये ड्यूटी होती है हमारी हायर वेंडर की। नेक्स्ट देखो क्या है? हायर परचेजर। हायर परचेजर कौन है? जो कि यहाँ पर हमारा परचेज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हायर परचेजर मीन्स अ पर्सन हु ऑब्टेन्स, हैज ऑब्टेन, यानी कि वो ऑब्टेन करेगा या फिर उसने ऑब्टेन कर लिया है पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम द ओनर, जो गुड्स के पोजेशन अब इसके पास में हो गया। तो हायर परचेज में कंपलसरी है कि गुड्स जो है वो सेलर से मूव होके बायर के पास जाए, बायर उसको यूज कर पाए, तो ये कंपलसरी यहाँ पर होता है। क्लियर है? अब जैसे हायर वेंडर की कुछ यहाँ पर हमारी ड्यूटीज थी, ऐसे ही हायर परचेजर की भी कुछ ड्यूटीज होती हैं। पहली ड्यूटी क्या है? एक्सेप्ट गुड्स डिलीवर्ड बाय द ओनर, यानी कि जो गुड्स आपने खरीदी थी, आपने बोल के आया था कि हमारे घर में डिलीवर कर दो, उसे एक्सेप्ट करना जरूरी होता है। ऐसा ना हो कि डिलीवरी कर दिया, आपके घर पे खड़ा है सामान, पर आपने डिलीवरी लेने से मना कर दिया, जिसकी वजह से जो हमारा सेलर उसको लॉस हुआ था। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप एक्सेप्ट यहाँ पर करना जरूरी है। उसके बाद देखो, जो हमारा हायर परचेज के केस में पोजेशन किसके पास होता है? हमारा बायर के पास होता है, तो उसको यूज करने का राइट उसके पास होता है, ठीक है। साथ के साथ ये राइट के साथ उसके पास एक ड्यूटी भी आती है कि वो जो है, जो भी गुड्स यहाँ पर उसके पास है उसकी प्रॉपर टेक केयर करें। यानी कि ऐसा ना हो कि अभी क्योंकि ऑनरशिप आई नहीं है उसके पास, ठीक है, तो वो सोचे कि ऐसे ही रहने दो, क्या ध्यान रखना है, और कहीं ऐसे ही चाबी लगी बाइक छोड़ दी और कोई इसको चोरी करके ले गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसको संभाल कर रखनी जरूरी होती है। किसकी ड्यूटी होती है? हमारी हायर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ऑब्लिगेटेड टू रीडिलीवर द गुड्स ऑफ द ऑनर, यानी कि अगर किसी केस में जो कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होने का मतलब कि जो हमारा हायरर है, जो हायर परचेजर है, वो यहाँ पर मना कर देता है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट आगे कंटिन्यू करना ही नहीं है, तो उस केस में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो जो है गुड्स को वापस जो है वेंडर के पास दे के आ जाए, सेलर को रीडिलीवर कर दे। नेक्स्ट देखो, अब जितनी भी इंस्टॉलमेंट बाकी है, यानी कि जो आपने कैश डाउन पेमेंट की है उसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट आपकी बाकी है उसको पे करना ड्यूटी होती है हमारी हायर परचेजर की। क्लियर है आपको? तो ये हमारी पार्टीज थी किसके अंडर? हायर परचेज के अंडर। उसकी कुछ हमने यहाँ पे ड्यूटीज भी पढ़ी है। तो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए। नेक्स्ट हम लीगल एस्पेक्ट ऑफ हायर परचेज यहाँ पर पढ़ेंगे, तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है। तो नेक्स्ट देखो, लीगल एस्पेक्ट ऑफ हायर परचेज। तो यहाँ पे देखो, इंडिया में जितने भी हायर परचेज के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको रेगुलेट करता है यहाँ पर हायर परचेज एक्ट। कौन? हायर परचेज एक्ट 1972। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इसके लिए एक सेपरेट लेजिस्लेशन है, एक्ट है, जो कि हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट को जो है यहाँ पर जो है लेवी करता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। अब जो हमारा हायर परचेज होता है ना, उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। दो एलिमेंट्स का मतलब, उसमें एक देखो बेलमेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता है और एक सेल का कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैसे? तो यहाँ पर देखो, जब कैश डाउन पेमेंट की जाती है, हमें स्टार्टिंग में जो पेमेंट की जाती है, तो गुड्स का पोजेशन किसके पास आता है? बायर के पास आता है, और ऑनरशिप किसके पास रहती है? सेलर के पास रहती है, ठीक है। और जो बायर है उसको यूज भी कर रहा है, तो ये एक बेलमेंट की तरीके से हो गया, जिसमें एक पर्सन ने अपनी एसेट को एक दूसरे पर्सन को यूज करने के लिए एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट पे हो जाती है तो ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है किसके द्वारा? सेलर के द्वारा बायर को। तो वो हमारा क्या बन जाता है? यहाँ पर सेल का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। यानी कि हमारा जो हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बेलमेंट के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और यहाँ पर सेल के भी हैं। तो इसीलिए जो हमारा हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके ऊपर जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रोविजंस है जो कि बेलमेंट पे अप्लाई होते हैं वो भी अप्लाई होते हैं, और जो हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट है उसकी जो प्रोविजंस है वो भी यहाँ पर अप्लाई होती है। यानी कि हायर परचेज एक्ट 1972 ये तो रेगुलेट करता ही है, पर जो हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो भी जो है इस पे लेवी होता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, हमारा यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन लीज फाइनेंस एंड हायर परचेज। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है इसके बारे में हमने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ लिया है, तो आप आसानी से इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो पहला देखो, ऑनरशिप के बेस पे, तो लीजिंग के केस में जो ऑनरशिप रहती है वो लेसर के पास में ही रहती है। अंटायर जो हमारा लीज टर्म होता है, जो ऑनरशिप है वो लेसर के पास होती है, और जब टाइम पीरियड ओवर हो जाता है तो एसेट जो है लेसर को ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है। हायर परचेज के केस में क्या है? देखो, जो हमारा बायर है उसके पास एक ऑप्शन होती है कि वो जो है लास्ट इंस्टॉलमेंट पे के
पे करके जो उसकी ऑनरशिप है वो यहाँ पर ले सकता है, किससे, सेलर से। क्लियर है। नेक्स्ट देखो ड्यूरेशन, ठीक है। अभी जो लीजिंग होती है वो यहाँ पर हमारी जनरली लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए की जाती है, जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर सामान यूज करना होता है तो उस केस में हम लीजिंग करते हैं, और ये जो हमारी शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए की जाती है, ठीक है। अब देखो लीजिंग के केस में जो डेप्रिसिएशन है वो कौन क्लेम करता है, लेसर, यानी कि जो एसेट यूज करता है वो नहीं, जो जिसके ऊपर ऑनरशिप होती है, जिसकी ऑनरशिप होती है एसेट पे, वो जो है यहाँ पर डेप्रिसिएशन क्लेम करता है। पर हायर परचेज के केस में जो हायरर है, यानी कि जो परचेजर है, वो यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है क्लेम करता है। नेक्स्ट देखो क्या है, पेमेंट्स, ठीक है। अब देखो जो पेमेंट होती है, जब भी हम लीजिंग पे लेते हैं सामान को, तो उसकी पेमेंट जो है हमें लीज रेंटल में हम पे करते हैं, मतलब हर टाइम फिक्स टाइम पीरियड के बाद हम फिक्स अमाउंट जो है वो लेसर को पे करता है लेसी, ठीक है। इसमें जो हमारी कॉस्ट होती है, जो पेमेंट होती है, वो हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट होती है। पर हायर परचेज के केस में क्या होता है कि जो हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूड होता है, साथ के साथ उस समय जो उस पर इंटरेस्ट अक्रू हुआ होता है वो भी यहाँ पर जो है पे किया जाता है। नेक्स्ट देखो टैक्स इम्पैक्ट, ठीक है। टैक्स इम्पैक्ट में देखो जो लीज रेंटल थे हमारे, ठीक है, वो एक एक्सपेंडिचर की तरीके से ट्रीट की जाती है, यानी कि जो लेसी है उसको एक एक्सपेंडिचर की तरीके से ट्रीट कर सकता है और उस पर जो है टैक्स रिडक्शन ले सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा हायर परचेज के केस में जो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट रिसीव होता है, ठीक है, इसमें क्या था, जो पूरा का पूरा लीज रेंटल है उसको एक्सपेंडिचर की तरीके से ट्रीट करेगा, पर इसमें जो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट मिला होता है, यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिला होता है वही जो है यहाँ पर एक्सपेंडिचर के तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। जो क्योंकि देखो इसमें क्या था, प्रिंसिपल अमाउंट भी दे रहे हैं और साथ के साथ इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं, तो जो इंटरेस्ट वाला पोर्शन है ना, उसे ही सिर्फ हम जो है यहाँ पर एक्सपेंडिचर ट्रीट कर सकते हैं और किसी को नहीं। क्लियर है। तो ये हमारा डिफरेंस था दोनों के बीच में। तो यहाँ तक हमने लीज फाइनेंस और हायर परचेज के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो। उसके बाद इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए कि आपको यहां तक क्लियर है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइन द लीजिंग सर्विसेज, इसमें से कौन सा ऐसे पॉइंट है जो कि यहाँ पर अच्छी तरीके से लीजिंग को जो है बताते हैं, डिफाइन करते हैं। तो पहला देखो, वन पार्टी एग्रीज टू अलाउ यूज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी बाय अनदर पार्टी, इसमें एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को अपनी प्रॉपर्टी यूज करने के लिए देती है, तो ये बात सही है, ये बात सही है हमारी। नेक्स्ट देखो, इट गारंटीज द लेसी यूज ऑफ द प्रॉपर्टी, लेसी को ये गारंटी देता है कि लेसी जो है वो यहाँ पर प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है, और ये लेसर को यहाँ पर गारंटी देता है कि उनको जो है एक रेगुलर पेमेंट रिसीव होगी। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो सही है, ये अच्छे से यहाँ पे डिफाइन करते हैं लीजिंग सर्विसेज को। तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, डैश लीज ट्रांसफरिंग द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द ओनरशिप ऑफ द एसेट टू द लेसी, यानी कि किस लीज में हम जो है जो भी एसेट से जुड़े रिवॉर्ड एंड रिस्क होते हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं लेसी को। तो क्या वो फाइनेंस लीज होती है, क्या वो ऑपरेटिंग लीज होती है, या फिर दोनों में ही जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो यहाँ पर जो है ट्रांसफर किए जाते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर देखो हमारे यहाँ पर क्या है, फाइनेंस लीज। आंसर क्या है हमारे यहाँ पर, फाइनेंस लीज। जो हमारा फाइनेंस लीज है वहां पर जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है उसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखो, द टाइप ऑफ लीज दैट इंक्लूड्स अ थर्ड पार्टी ए लेंडर इज कॉल्ड एज ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी लीज है जिसमें जो है एक थर्ड पार्टी एंटर होती है जिसको हम लेंडर कहते हैं। क्या वो फाइनेंस लीज होती है, क्या वो लीवरेज लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज होती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा ऑप्शन बी, आंसर देखो ऑप्शन बी, लीवरेज लीज इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। लीवरेज लीज में क्या होता था कि जो लेसर है वो एक तीसरे पर्सन से लोन लेता था, उससे एसेट को खरीदता था और वो जो है लेसी को देता था यूज करने के लिए। तो तीसरा पार्टी हमारा इसमें लेंडर कहलाता था, तो ये हमारा लीवरेज लीज था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ अ वेट लीज, इसमें से कौन सा हमारा फीचर है वेट लीज का, ठीक है। तो क्या वो पहला देखो, द लीज एसेट इज ऑपरेटेड बाय द लेसर, the lease asset is operated by the lessee, या फिर lease asset is transferred to the lessee at the end of the lease period। फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि वेट लीज का कौन सा फीचर है इसमें। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए, द लीज एसेट इज ऑपरेटेड बाय द लेसर इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। जो हमारा वेट लीज था उसमें क्या होता था कि जो लेसर है वही जो है एसेट से रिलेटेड जितना भी मेंटेनेंस का काम है, इंश्योरेंस का काम है वो यहाँ पर करता था।
क्लियर है आपको? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पर्सन हु ऑब्टेन्स और हैज ऑब्टेन पोजेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम ओनर इज नोन एज। ठीक है, जो यहाँ पर गुड्स और गुड्स के यहाँ पर जो पोजेशन अपने पास लेता था उसे हम यहाँ पर क्या कहते थे? हायर वेंडर, हायर परचेजर, हायरर, या फिर बोथ बी एंड सी। फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दीजिए। जिस पर्सन के पास गुड्स का पोजेशन आता है उसे हम हायर वेंडर कहते हैं, हायर परचेजर कहते हैं, या फिर हायरर कहते हैं। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। तो आंसर देखो हमारा बोथ बी एंड सी। आंसर देखो हमारा यहाँ पर बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस इज नॉट अ ड्यूटी ऑफ हायर वेंडर। इसमें से कौन सी ऐसी ड्यूटी है जो कि हायर वेंडर की नहीं है? पहला देखो, डिलीवर द गुड्स इन ड्यू टाइम एंड गुड कंडीशन। तो ये हमारी ड्यूटी होती है किसकी? वेंडर की, कि सही टाइम पे सामान जो है पहुंचाना है अच्छी कंडीशन में। दूसरा, टू इंश्योर दैट गुड्स आर ट्रू टू द डिस्क्रिप्शन। जो गुड्स यहाँ पर परचेजर ने मांगी थी वही गुड्स जो है डिलीवर करनी है, ये इंश्योर करना। ठीक है, ये भी हमारी ड्यूटी होती है हायर वेंडर की। नेक्स्ट देखो, द ऑनर मस्ट हैव अ टाइटल ऑफ गुड्स। जो ऑनर है, जो सेलर है, उसके पास उस गुड्स का टाइटल होना जरूरी है, तो ये भी ड्यूटी होती है हमारी हायर वेंडर की। नेक्स्ट देखो, द टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी विद ड्यू डिलिजेंस, यानी कि प्रॉपर्टी को टेक केयर करना, उसको बचा के रखना, तो वो काम हमारा हायर वेंडर का होता है। तो ये हमारा क्या है? काम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, जो हमारी एसेट है, प्रॉपर्टी है, उसका टेक केयर करना ये हायर वेंडर का काम नहीं होता। तो यहाँ पर जो आज का हमारा टॉपिक है वो यहाँ पर ओवर होता है।